Good day friends, my name is Saurabh Kulkarni. Since from last 5 years I working with the vision class. Today we will discuss one of the basic topic of physics that is electricity. तो 10th साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है इलेक्ट्रिसिटी. तो इसे हम आज स्टडी करने वाले. तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. फिजिक्स मेडिजी विद सौरभ कुलकर्णी. डेली मैं इस चैनल पर नए नए वीडियोस रिलेटेड टू द 10th CBSE अपलोड करने वाला हूँ. तो अगर इन सभी वीडियोस को आपको जल्दी से देखना है और उस वीडियो से रिलेटेड आपको जो अपडेट्स है वो अगर आपको चाहिए तो आपको ये चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के फर्स्ट बिट को. तो इस टॉपिक के टेबल ऑफ कंटेंट पर हम फोकस करते हैं. इस टॉपिक का टेबल ऑफ कंटेंट देखो अब क्या रहेगा. पहला बिट इलेक्ट्रिक चार्ज, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, potential difference, Ohm's law, factors on which resistance of conductor depends, resistance of system of resistors, heating effects of electric current and its application, and at last electric power. तो ये जो पूरा टॉपिक है ये मैं अलग अलग सेक्शंस के वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूँ. ये पहला वीडियो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों बिट में आपको पढ़ाने वाला हूँ. अगले बिट में हम रिमेनिंग पार्ट धीरे धीरे करके देखने वाले और हर बिट में मैं आपको कुछ टास्क असाइन करने वाला हूँ. वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले कंप्लीट करना है, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से ग्रास्प होगा और बहुत ईजी वे से आपको ये समझ में आ जाएगा. इस कारण जो वीडियो में आपको टास्क बताया गया है वो आप वीडियो देखने के बाद जल्दी से आपको वो ख़त्म करना है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के फर्स्ट बिट को. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा. विच फिनोमिनॉन इन अवर नेचर शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर. ऐसा हमारे नेचर का कौन सा फिनोमिनॉन है जो हमें शो करता है कि हमारे नेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो इस सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिए, दिमाग पर ज़रा जोर दीजिएगा. ऐसा हमारे नेचर का कौन सा फिनोमिनॉन है जो हमें शो करता है कि हमारे नेचर में इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लाइटनिंग. ओके, तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो वो हमें शो करता है कि हमारे नेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो ये लाइटनिंग कैसे स्ट्राइक होता है पता है आपको. जैसे आपको पता होगा कि दो क्लाउड जब रब होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एट दैट टाइम फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है एक सर्टन टाइप का, और वो चार्ज फिर एक समय बहुत ही ज़्यादा होने के बाद वो ज़मीन की ओर जाने लगता है. एक अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज ज़मीन की ओर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और इस कारण लाइटनिंग स्ट्राइक होता है. ठीक है, तो ये फिनोमिनन हमें शो करता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना है तो वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज ये इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है. तो इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक में हम सबसे पहला बिट स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट अस सी दिस बिट. तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट बिट को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. कोई भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है. ओके, जिसके जरिए वो बॉडी क्या करता है, एक तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड. तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. मतलब किसी भी बॉडी पर अगर हम चार्ज प्रोड्यूस कर दें तो वो बॉडी अपने अराउंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर दोनों भी वो क्रिएट कर सकता है. कुछ कंडीशंस में ये क्रिएट होता है. ओके, तो जब कभी भी बॉडी पर चार्ज क्रिएट होता है तो एट दैट टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यही डेफिनेशन रहेगा चार्ज का, आप इसे बता सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट बिट है इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको पता है दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है क्या आप बता सकते हो. ये आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ बिट है. वेन एवर न्यूट्रल बॉडी डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, and whenever neutral body gains the additional electron then it acquires negative charge. this process is called as ionization. okay, तो ये रहेगा चार्जिंग का प्रोसेस कि न्यूट्रल बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होगा और कब निगेटिव चार्ज होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, जैसे आपको पता होगा टेलीस्कोप से आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो,
माइक्रोस्कोप से आप छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हो, तो लाइक दैट इलेक्ट्रोस्कोप नाम का जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, तो याद रखना इलेक्ट्रोस्कोप को। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो सभी को पता होगा। आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जो टॉपिक था 9th स्टैंडर्ड में, उसको स्टडी किया होगा, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर? तो याद रखना इसे, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। और चार्ज का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा ये कैसे निकाल सकते हैं हम, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू यानी Q मतलब टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल को हम n से डिनोट कर रहे हैं, n इज द इंटीजर, इट कैन टेक नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity। ओके, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है, उसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं हम। और इसका वैल्यू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो कोई अगर आपको पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो एट दैट टाइम उन्हें आप बता सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होगा। ठीक है, याद रखना प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू लिखते समय -1.6 लिखा तो चलता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, और इसी चार्ज को अगर हम प्लस कर दे, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो ये किस पर चार्ज बन जाएगा, प्रोटॉन पर। याद रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड एक का प्लस होता है तो दूसरे का माइनस होता है। ओके, और ये फॉर्मूला याद रखना, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी लेना है, Q इज इक्वल टू NE, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत मेजर है। ओके, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये एक मेटल का स्ट्रिप है। तो इस मेटल के स्ट्रिप में इमेजिन करो ये कॉपर का एक पीस है, एक कॉपर का एक कह सकते हैं कि हम एक सेक्शन है। इसके अंदर ये जो आपको येलो कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, ये कॉपर के एटम्स है। ठीक है, इमेजिन करो आप, ये कॉपर के एटम्स है। ठीक है, तो इस कॉपर के एटम्स में क्या रहते हैं, देखो आप, नंबर ऑफ, मतलब इसका एक न्यूक्लियस रहेगा कॉपर का, और उसके अराउंड क्या रहने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले, जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे। ओके, ये एक न्यूक्लियस रहेगा और उसके अराउंड नंबर ऑफ क्या रहने वाले, इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए आपको नजर आने वाले। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ अच्छे से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं हम। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जस्ट न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इस कारण इन्हें ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ओके, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या कह सकते हैं, बताओ मुझे जल्दी से। दिस इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाई वी कॉल इट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी वजह से एक्सटर्नली एनर्जी गेन करते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सपोज अगर ये मेटल का जो स्ट्रिप है ये एक्सटर्नली कुछ एनर्जी गेन कर रहा है। ओके, तो एट दैट टाइम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं तो एट दैट टाइम वो एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ओके, व्हेन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन्स द एडिशनल एनर्जी देन इट लीव्स द एटम, वो अपने खुद के एटम को ही छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर बहुत सारे होते हैं। इन कंडक्टर आपको पता है, द सब्सटेंस विच कैन एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कंडक्टर। सो इनसाइड द कंडक्टर देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ free electrons are present. Okay, while in insulator very few electrons are present, free electrons are present. Okay, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी अगर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसके अंदर किसका नंबर होना ज़रूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंडक्टर को और इंसुलेटर को। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको।
फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन्स द एडिशनल एनर्जी देन इट लीव द एटम एंड एक्ट्स एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, लाइक दैट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्टर इन रैंडम मोशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे घूमते हैं? रैंडम मोशन में, मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, जहाँ मन करे उनको वो वहाँ जाते हैं, इन्हीं इसी कारण उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ओके। तो ये कंसेप्ट है रिलेटेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। और भी एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलते हैं, ओके, तो एट दैट टाइम ये रैंडम मोशन में मूव करते हैं, ये तो फिक्स हमें पता है, ओके। लेकिन ये एटम से तो बाहर जाते हैं लेकिन कंडक्टर के बाहर नहीं जा पाते, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मेटल के अंदर ही रहते हैं, कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं, और जो दो एटम के बीच में जो जगह होता है वहाँ से वो मूव करते रहते हैं, ओके, उनका मूवमेंट होते रहता है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कंडक्टर के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस को हमें कंडक्टर बनाना हो तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम इस टॉपिक के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखने से पहले मैं आपको करंट का बेसिक जो मीनिंग है वो बताना चाहता हूँ। करंट इज़ नथिंग बट अ फ्लो, किसी भी चीज़ का जब फ्लो होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। जैसे वाटर का फ्लो हुआ तो उसे वाटर करंट कहा जाता है, विंड का फ्लो हुआ तो उसे विंड करंट कहा जाता है, न्यूज़ का फ्लो हुआ तो उसे करंट न्यूज़ कहते हैं हम, लाइक दैट। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पर होगा? इनसाइड द कंडक्टर, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इनसाइड द कंडक्टर तो एट दैट टाइम वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो करंट का डिफिनेशन आएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और उसका एक अनदर डेफिनेशन है, सिंपली अगर बताना हो आपको एक लाइन में, तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने रेट से फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, इसका कैलकुलेशन मतलब ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज का रेट, किसी भी चीज़ का रेट कैसे निकालते हैं हम? उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करके। तो हमें यहाँ पर चार्ज का रेट चाहिए तो हमें चार्ज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई इज इक्वल टू चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय टाइम स्मॉल टी। तो आपको सवाल गिरना चाहिए कि करंट को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल लेटर से, और टाइम को ही मैंने स्मॉल लेटर से क्यू डिनोट किया। तो याद रखिएगा जो भी क्वांटिटीज़ हमें साइंटिस्ट थ्रू मिलते हैं उनके सिंबल को हम एसआई सिस्टम में, उन क्वांटिटीज़ के सिंबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्वांटिटी हमें साइंटिस्ट थ्रू नहीं मिलते हैं जैसे टाइम है तो उन सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो करंट हमें एम्पियर साइंटिस्ट ने बताया, इस कारण उसे कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं हम। चार्ज को कूलम साइंटिस्ट ने बताया, इस वजह से हम उसे सी से मतलब क्यू से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर राइटिंग सिंबल ऑफ यूनिट इन कैपिटल एंड स्मॉल केस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ करंट आ जाएगा एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ओके। चार्ज का मतलब यूनिट रहेगा ऐसा यूनिट कूलम्स, उसे सी से डिनोट किया जाता है, टाइम का सेकंड, ये तो आपको पता होगा। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इस 1 एम्पियर का डिफिनेशन हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड देन अमाउंट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए, तो एट द टाइम वहाँ पर कितना करंट प्रोड्यूस होने वाला है? 1 एम्पियर, ओके। तो वो इसके बाद नेक्स्ट दिया है करंट 1 एम्पियर में तो मेजर करते हैं हम, लेकिन एम्पियर में करंट बहुत ही बड़ा होता है, इस कारण कभी कभी हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मेजर करते वक्त उसके छोटे यूनिट्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे 1 मिली एम्पियर, इस स्मॉल एम को मिली कहा जाता है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये कन्वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट है 1 माइक्रो एम्पियर, ये सिंबल है, ये आपको जो यू के जैसा नज़र आ रहा है, ओके, इसे म्यू कहा जाता है, एम यू एक साथ बोलना, म्यू, ओके। सो 1 माइक्रो एम्पियर, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। सो दिस इज द कन्वर्जन फॉर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, ठीक है, लाइक दैट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है एमीटर, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो जहाँ पर हमें करंट मेजर करना है वहाँ पर हमेशा याद रखना एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये हमें एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट बेटे अब इस टॉपिक ओके तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज फॉर्म करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं ये हमें अब निकालना है। ओके तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम वी नो दैट। ओके पता भी नहीं हो तो भी लिखना वी नो दैट, फॉर्मेलिटी होता है। ओके तो Q इज इक्वल टू, यानी आपको पता ही होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन ई। Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर कितना भी क्यों ना चार्ज हो वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मतलब जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है ना तो एट द टाइम एक तो बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमेशा किसी भी बॉडी पर कितना भी चार्ज क्यों ना हो उसके ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई। ठीक है तो यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में हमें कितना चार्ज फॉर्म करना है 1 कूलम, तो Q का वैल्यू आ गया 1 कूलम। ओके एन का वैल्यू निकालना है हमें हाउ मेनी मतलब नंबर निकालना है, इस कारण एन का वैल्यू निकालना है इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू तो आपको लर्न चाहिए और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके तो अब देखो ये जो टर्म है एन का वैल्यू हमें निकालना है तो एन यहाँ पर रहेगा। ये जो टर्म है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये अब नीचे चला जाएगा और 1 को डिवाइड होगा तो क्या आएगा अब एन इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके इज इक्वल टू आगे क्या आएगा देखो अब ये -19 जो है ये नीचे का ऊपर चला जाएगा और इसका पावर माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6। तो क्या हम इस 10⁻19 को ऐसे लिख सकते हैं? ओके क्या हम 10⁻19 को ऐसे लिख सकते हैं? अब 10 इंटू 10⁻18 क्या किया है मैंने, देखो इंडाइसिस का रूल यूज़ किया है। ओके पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं एडिशन में, तो इस कारण ये 10⁻1 इंटू 10⁻18 लिख रहा हूँ मैं। मतलब 10⁻18 प्लस 10⁻1 अगेन ये 10⁻19 ही बनने वाला है। सिर्फ इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। तो अब देखो ये 1.6 में डिवाइड करता हूँ 10 को, ठीक है तो 1.6 10 को डिवाइड होगा और इनटू पावर आ जाएगा 10⁻18। ठीक है अब देखो इस रेशो का हमें फाइनल आंसर निकालना है तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो अब इसे सिंपल करने के लिए मैं ऊपर 10 से और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100 बन जाएगा, नीचे 10 से किया तो वो 16 बन जाएगा। ओके तो फाइनल आंसर आ जाएगा 100/16। ठीक है तो 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं 16 से, तो देखो आप 16 6 96 होगा। ओके और 4 बचेगा तो 40 पॉइंट देना पड़ेगा तो 6 पॉइंट। ओके 16 2 32 होगा। ओके और 8 बचेगा आप तो 80, 16 5 80 तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो दैट मच इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज अगर हमें फॉर्म करना हो तो एट द टाइम हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी होते हैं। ओके तो जाते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। क्या दिया है देखो अब सेकंड न्यूमेरिकल, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके तो क्या क्या दिया है वो पहले हम कलेक्ट करते हैं गिवन डेटा। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है गिवन डेटा में वो लिखिएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिया है 0.5 एम्पियर। अब एम्पियर में बताओ मुझे किस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके अब देखो टाइम आपको 10 मिनट्स दिया है तो 10 मिनट्स में तो हम टाइम ही मेजर करते हैं तो इस वजह से स्मॉल टी इज इक्वल टू 10 मिनट आएगा। लेकिन टाइम हमें करंट निकलते हुए किस में चाहिए होता है, सेकंड्स में। तो बताओ 10 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 600 सेकेंड। 10 इंटू 60 तो आ जाएगा आंसर 600 सेकेंड। ओके तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्यू। ओके चार्ज हमें निकालना है तो क्यू का कौन सा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आई एन टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अगर यह फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो देखो आई इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, क्यू बाई टी। तो उसको रीअरेंज करने के बाद क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई टी। तो आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर इंटू टी का वैल्यू 600 सेकेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलम्स। ओके सो दिस इज द वैल्यू फॉर चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट बल्ब। ओके तो फाइनली ऐसा आंसर वर्ड में लिखना मत भूलिएगा। 4 स्टेप में आंसर लिखा जाता है न्यूमेरिकल का। पहले तो गिवन डेटा, बाद में टू फाइंड क्यू इज इक्वल टू वॉट करना, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्यूशन और उसके बाद आंसर। तो ऐसे स्टेप्स में न्यूमेरिकल का आंसर अगर आप देते हो तो कभी भी न्यूमेरिकल में आपका हाफ मार्क भी नहीं
कैंसिल हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट, तो अगर आपको ये बिट अच्छे से समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो आप ज़रूर इस टास्क के जवाब दे सकते हो। ये तीनों भी क्वेश्चंस आप खुद मन से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये टॉपिक डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बिट की ओर मूव करते हैं हम। ओके, और ये टास्क का एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करना मत भूलिएगा, अपने नोटबुक पर ये टास्क आपको सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट बिट। देखो अब ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है आपको, इस डायग्राम में देखो अब ये एक कंडक्टर का डायग्राम है। तो कंडक्टर में किसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ओके, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, रैंडमली, मतलब एक ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाने वाला है, एक ऐसे जाने वाला है, कहीं कैसे भी जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका मोशन रैंडम है। ओके, तो इसी कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। और ये चार्ज कैसा मूव करता है, रैंडमली। रैंडमली मतलब कुछ ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन राइट में जाने वाले, तो कुछ लेफ्ट में, तो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले। इस कारण रिजल्टेंट जो मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक दूसरे के मोशन को कट करता है, और रिजल्टेंट जो चार्ज का फ्लो होगा इस कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो उनके मूवमेंट को नीचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं। इस कारण रिजल्टेंट मूवमेंट जो रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो हो जाता है, और इस कारण करंट कोई भी कंडक्टर के अंदर नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, जीरो। ओके, नो डाउट याद रखना, कोई भी वायर के पीस को अगर आप हाथ लगाते हो, मतलब वो वायर इलेक्ट्रिसिटी से या फिर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तभी भी उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो कौन से कंडीशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। इस कारण उसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो याद रखना कोई भी फ्री वायर के अंदर करंट जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से मोशन में होते हैं, रैंडम। तो मुझे अगर इस वायर में करंट प्रोड्यूस करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस वायर के अक्रॉस क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बैटरी। ठीक है, बैटरी पता है आपको, ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं हम, बड़ा वाला लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटा वाला लाइन मतलब निगेटिव। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन से आप देखो, बैटरी कनेक्ट करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। पहले इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर के अक्रॉस, सभी के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस कारण सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर वो बैटरी के अंदर आने के बाद केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है, और निगेटिव टर्मिनल से वो बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखना, करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जो भी कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। याद रखना, कन्वेंशनली मतलब पुराने ज़माने में हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते थे, तो एट दैट टाइम हम ऐसा इमेजिन करते थे कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। लेकिन बाद में फिर इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, और फिर हमें पता चला कि करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहा जाता है। ओके, सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम positive to negative, while the electron flows from negative to the positive terminal of the battery. Okay, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, जैसे हम बैटरी अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो एट दैट टाइम उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस वायर के अंदर अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस मोशन ऑफ चार्जेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ अगर बाहर जाते हैं तो एट दैट टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर भी आते हैं। इस कारण इस वायर के अंदर के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बैटरी क्या प्रोवाइड करने का काम करती है इस कंडक्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, इसका डायरेक्शन देने का काम ये बैटरी करता है, और ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर एक खींचने वाला फोर्स ये बैटरी अप्लाई करता है इस इलेक्ट्रॉन्स पर, उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, शॉर्ट में उसे हम EMF कहते हैं। तो बैटरी का क्या होता है बताओ मुझे, EMF। ओके, और ये बैटरी क्या प्रोड्यूस करता है इस कंडक्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं अब। नेक्स्ट बिट है इस टॉपिक का जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट करते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जैसे हम कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बैटरी जैसे हम अप्लाई करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स क्रिएट होता है,
और वो फोर्स उस चार्जेस का क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करवाता है। तो जैसे हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस चीज़ का अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, वर्क। और फिर इस वर्क को ही क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करते हैं तो एट दैट टाइम कुछ वर्क क्रिएट होता है और इस वर्क को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम वी से डिनोट करते हैं। तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन W अपॉन चार्ज Q। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, सो V इज इक्वल टू W पाई Q, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम मेजर करते हैं होल्ड्स में। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस हम डिनोट भी V से करते हैं और मेजर भी V में ही करते हैं। लेकिन ये वाला जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस का V है और ये वाला जो यूनिट में आने वाला V है ये होल्ड्स का है। ओके, साइंटिस्ट नेम है होल्ट जिन्होंने हमें पोटेंशियल डिफरेंस ये क्वांटिटी बताया, इसी कारण हम उन्हीं के नाम पर इसके यूनिट को नाम देते हैं होल्ट्स। तो 1 होल्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल आता है और चार्ज का कूलम। सो 1 होल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो 1 V इज इक्वल टू 1 J मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी 1 होल्ट। तो अब जैसे हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखा था, लाइक दैट 1 होल्ट का भी डेफिनेशन हमें अब यहाँ पर देखना है। 1 होल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ current carrying conductor is 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। अगर हम 1 जूल वर्क क्रिएट करते हैं 1 कूलम चार्ज पर, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते वक्त, तो एट दैट टाइम वहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है, 1 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है होल्ट मीटर। जैसे एमीटर पता है आपको करंट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक दैट होल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। द होल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। तो याद रखना होल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और एमीटर कैसे कनेक्ट करते थे हम, सीरीज में। तो ये 2 बिट्स हमेशा याद रखना, MCQ में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द पोटेंशियल। तो हम इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ओके, तो कितना वर्क क्रिएट होगा, ओके, जब हम 2 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मूव कर रहे हैं जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो गिवन डेटा कलेक्ट करो। यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2 कूलम मतलब क्या दिया है, चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 कूलम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आएगा 12V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, क्या निकालना है हमें अब यहाँ पर, वर्क। ओके, हाउ मच वर्क निकालना है, मतलब W का वैल्यू निकालना है। तो V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, VQ। तो V का वैल्यू 12 वोल्ट, Q का वैल्यू 2 कूलम। ओके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 24 जूल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वर्क। ओके, तो अगर ये बिट आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप इस टास्क के जवाब जल्दी से मुझे दे सकते हो। ये 3 क्वेश्चंस है, तो टास्क 1 के 3 क्वेश्चंस और टास्क 2 के 3 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस आपको बिफोर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो लिख कर रखना है। और जो भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको स्लाइड्स में बताए, इन सभी पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, या फिर अगर किसी चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सिर्फ ये जो 2 टास्क मैंने बताया आपको, टास्क 1 रिलेटेड टू द करंट एंड चार्ज एंड टास्क 2 रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो बिफोर वॉचिंग सेकंड वीडियो आपने ये टास्क कंप्लीट करने को होना, तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।